आखिर वो टाइम आ गया जिसका कि बीजेपी के सपोर्टर्स को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, सीएए को सरकार ने नोटिफाई कर दिया और सारे बीजेपी फैंस ऐसे खुश हो गए। इधर बीजेपी वाले खुश थे तो वही सीएए नोटिफाई होने से ऑपोजिशन कैंप में उदासी के बादल छा गए थे। पर क्या करें, उदास होने की वजह भी जायज है। कितनी मुश्किल से तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी खुशी दी थी सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन करके। पर मोदी सरकार को आप जानते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट करने में वो क्राइम मास्टर गोगो के भी मास्टर हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला जल्दी जल्दी बॉन्ड्स के डिटेल दो, उसी दिन शाम को सीएए नोटिफाई करके सरकार ने सबका ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड से सीएए की तरफ कर दिया। मास्टर स्ट्रोक, वाह मोदी जी वाह। बट ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, बॉन्ड्स के डिटेल तो देने ही पड़ेंगे। बट क्रिटिक्स को सरकार पे भरोसा है, डिटेल आ भी गए तो कुछ ना कुछ करके जनता का ध्यान फिर भटका देगी। क्या पता एनआरसी ही आ जाए। क्योंकि मोदी जी सरप्राइज देते रहते हैं। अब हरियाणा में ही देख लीजिए क्या सरप्राइज मारा है। मनोहर लाल खट्टर जी की तारीफ करके अगले ही दिन उनके पीछे से सीएम की कुर्सी छीन ली। वाह मोदी जी वाह। तो आखिर कैसे खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी बन गए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर? कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बैकफुट पे ला दिया है? और सीएए आने से देश में माहौल कैसा है? वी टॉक अबाउट ऑल दैट इन टुडेज एपिसोड ऑफ द सैटरडे शो। बात शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई शो से रिलेटेड सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो दबाइए बेल आइकन। लास्ट वीक के शुरुआत में ही गवर्नमेंट को एक बड़ा झटका लगा। इलेक्टोरल बॉन्ड डिटेल्स सबमिट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से जून 30 तक का टाइम मांगा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डोंट एंग्री मी। अब एंग्री होने वाली बात भी है। कोर्ट ने फरवरी में एसबीआई से कहा था कि मार्च 6 तक सारी डिटेल्स दीजिए, और एसबीआई डेडलाइन खत्म होने के 2 दिन पहले आके कहती है हमें और समय चाहिए। और समय भी कितना? जून 30 तक। मतलब हम खोते हैं क्या? बस फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को गडकरी के स्टाइल में रगड़ दिया और पूछा कि 26 दिन से आप आखिर कर क्या रहे थे? और कोर्ट ने कहा कि चुपचाप मार्च 12 तक सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को सबमिट कीजिए। अब ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद गवर्नमेंट को टेंशन हो ही गया होगा। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। बट गवर्नमेंट ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। इससे पहले कि ऑपोजिशन वाले कोर्ट के फैसले का जश्न मनाते, गवर्नमेंट ने शाम को ही सीएए को नोटिफाई कर दिया और ऑपोजिशन वाले ऐसे से ऐसे हो गए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। वैसे सीएए आने से ऑपोजिशन के लिए रोने वाली बात तो है, वैसे ही उनके लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इंडिया अलायंस का हाल वैसे भी मुन्ना भाई एमबीबीएस के जिम्मी शेरगिल जैसा हो चुका है, अब मरा कि तब मरा। ऊपर से सीएए लाकर गवर्नमेंट ने माहौल को और पोलराइज कर दिया, और उधर बीजेपी के पुराने पार्टनर्स बीजेडी और टीडीपी उनसे हाथ मिला रहे हैं। मतलब ऑपोजिशन को समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वैसे पॉलिटिक्स भी अजीब फंडा है, कोई आइडियोलॉजी बची ही नहीं है। अब त्रिपुरा के ट्राइबल पार्टीज को ही देख लीजिए, कभी सीएए का प्रोटेस्ट किया करती थी और अब बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद खामोश है। वैसे सीएए आने से सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान से आई सीमा भाभी को है, आप खुद देखिए। मोदी जी की, योगी जी की। वाह, ये है बीजेपी का नया वोट बैंक। इसी के बारे में केजरीवाल जी कह रहे थे, बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, 1-1.5 करोड़ लोगों को लाके, और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। वैसे केजरीवाल तो कुछ भी कहते रहते हैं। उनका कहना है कि बाहर से लोग आएंगे, झुग्गी झोपड़ी बनाएंगे, चोरी करेंगे, रेप करेंगे। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था। और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? वाह, सो मच कंसर्न। लेकिन जब रोहिंग्या मुस्लिम दिल्ली आकर झुग्गी झोपड़ी लगा रहे थे, तब केजरीवाल जी को इतना गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे सीएए के अगेंस्ट करीब 200 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, और इलेक्टोरल बॉन्ड की ही तरह सुप्रीम कोर्ट इसे भी स्ट्राइक डाउन कर दे, ये दुआ मांगने के अलावा ऑपोजिशन के पास और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स ये कह रहे हैं कि वो सीएए इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उनको याद दिलाना होगा कि आप जो बोल रहे हैं वो सुनने में अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। इसी बीच फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के पैनल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और साइमल्टेनियस पोल्स को रिकमेंड किया है। मतलब दोनों इलेक्शन एक साथ। जब ये पैनल बना था तो कांग्रेस ने कहा था कि इंडिया अलायंस से डरकर गवर्नमेंट ने ये पैनल बनाया है। बताइए, रिपोर्ट सबमिट करते करते इंडिया अलायंस ही खत्म हो गई। अब बात करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट में हुए बदलाव की, लेकिन पहले आप ये भाषण सुनिए। हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को
उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। ये है मोदी जी मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हुए, और उसके अगले ही दिन ये हो गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। आई, ये क्या हुआ? जी हाँ, यही हाल हम सबका भी था। अब बताइए ना, आपके बॉस आपके काम की तारीफ करे और अगले ही दिन आपसे रेजिग्नेशन मांग ले तो शौक तो लगेगा ही। अब मोदी जी ने एक दिन पहले खट्टर की तारीफ की और नेक्स्ट डे उनसे इस्तीफा ले लिया और नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया, जिससे आम जनता तो जनता, हमारे जैसे पत्रकार भी कंफ्यूज हो गए। इतना बड़ा फेरबदल, और वो भी चुनाव से जस्ट पहले। बाद में पॉलिटिकल पंडित्स ने बताया कि खट्टर से किसान, जाट और यूथ सभी नाराज थे, इसीलिए ऐसा कदम उठाया गया है। बताइए, जिनसे लोग नाराज थे, मोदी जी उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। पर इस रीशफलिंग के बीच जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था वो था बीजेपी और दुष्यंत चौटाला के अलायंस का टूटना। हिंदी में एक कहावत है, ना घर का ना घाट का। दुष्यंत चौटाला का वही हाल बीजेपी ने कर दिया अलायंस तोड़ करके। अब बीजेपी को गाली देकर, उसे एंटी जाट बताकर दुष्यंत ने 2019 का हरियाणा इलेक्शन लड़ा था, पर रिजल्ट आने के बाद दुष्यंत ने बीजेपी के साथ ही हाथ मिलाकर गवर्नमेंट बना लिया और खुद डिप्टी सीएम बन गए, जिससे जाट नाराज हो गए और अब बीजेपी ने भी उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया है। मतलब हरियाणा में दुष्यंत और उनकी पार्टी का वही हाल हो गया है। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस का कोई भरोसा नहीं। वैसे सैनी को सीएम बनाए जाने से अनिल विज काफी नाराज हो गए थे, पर बीजेपी ने उन्हें मना लिया और जब उनसे पूछा गया कि आप नाराज क्यों थे, तो उन्होंने दुख भरे अंदाज में ये बोला, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। वाह, क्या एक्टिंग करता है। And now let's talk about some other interesting developments of this week. लास्ट वीक पूरी कंट्री ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का ग्रैंड प्री वेडिंग फंक्शन देखा, और इस वीक गैंगस्टर काला जेठाड़ी और रिवॉल्वर रानी का। अनंत के ही प्री वेडिंग की तरह इस शादी में भी सिक्योरिटी काफी टाइट थी। इनकी शादी पर यश राज को एक मूवी बनानी चाहिए, बैंड बाजा बारात के बाद गैंग बाजा बारात। लास्ट वीक बीजेपी के टिकट पर आसनसोल से चुनाव ना लड़ने का फैसला करने के बाद भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने फिर पलटी मार दिया है और कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अरे इतनी जल्दी कैसे पलट गए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। एक्चुअली पिछली बार टीएमसी ने इनके अश्लील गानों को इतना वायरल किया था कि पवन ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया था। आई थिंक उनको ये रियलाइज हो गया था कि जब मनोज तिवारी और रवि किशन एमपी बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं, तो हर लहंगा उठा दे। नॉनसेंस। ये है बीजेपी का नारी सम्मान। गवर्नमेंट ने करीब 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को पोर्नोग्राफिक और न्यूडिटी दिखाने के लिए बैन कर दिया है। वैसे हमारे मेन स्ट्रीम ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट भी पोर्नोग्राफी से कम नहीं है। ज्यादातर वेब सीरीज देखने से पहले लोग फ्रेंड को कॉल करके पूछते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Them.